Hello and welcome to Filler Form. I am Alim Akhtar, sociology teacher at Filler Form. हम लोगों ने कल तक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है और कल ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। तो आज भी सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन को ही कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। ठीक है, क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर वो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और फिलर फॉर्म ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, सो मेरा रिफरल कोड यूज कर सकते हैं जो कि है अलीम10, जिसको यूज करने पे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज पे। सो ये रेफरल कोड अप्लीकेबल है फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज पे। तो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में जिन्होंने भी अभी तक फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है, आप उनको ये रेफरल कोड रेफर कर सकते हैं। हमारी डेली क्लासेस जो है वो 3 PM पे होती हैं। इन केस अगर 3 PM पे कोई क्लास नहीं हो पाती है तो फिर 8 PM पे होती है। इन केस अगर 3 PM पे नहीं हो पाती है क्लास तो 8 PM पे होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने कल फैमिली के बारे में पढ़ा है। अभी फैमिली के फंक्शंस स्टार्ट करेंगे हम लोग कि फैमिली के फंक्शन क्या है, परिवार के कार्य क्या होते हैं। फैमिली की डेफिनेशन कल हम लोगों ने देखे हैं। डिफरेंट थिंकर की डेफिनेशन देखा है हम लोगों ने फैमिली से रिलेटेड, और फैमिली का इमर्जेंस कैसे होता है, फैमिली का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सारी चीजें कल हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि फैमिली के फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ फैमिली, परिवार के कार्य क्या होते हैं। फैमिली इज अ यूनिट थ्रू विच प्रोक्रिएशन टेक्स प्लेस। फैमिली एक ऐसी यूनिट है जिसके जरिए प्रोक्रिएशन होता है, जिसके जरिए बच्चों की पैदाइश होती है। ठीक, परिवार के कार्य क्या हैं? तो सबसे पहला कार्य जो है, परिवार एक ऐसी इकाई है जिसके माध्यम से संतानुपत्ति होती है, यानी कि संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये परिवार की एक ऐसी इकाई है जिसके माध्यम से संतानुपत्ति होती है। दूसरा क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। फैमिली के जरिए ही रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, रेगुलेटेड होता है एंड कंट्रोल्ड इन फैमिली। यानी कि फैमिली में ही रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो इंस्टीट्यूशनलाइज होता है, रेगुलेटेड होता है और कंट्रोल्ड होता है। ठीक, प्रजनन की प्रक्रिया एक परिवार में संस्थागत होती है, विनियमित होती है और नियंत्रित होती है। ठीक, यानी कि परिवार में ही जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो संस्थागत होती है, विनियमित होती है और नियंत्रित होती है। ठीक, फैमिली हेल्प इन प्रोपगेशन ऑफ ह्यूमन स्पेसीज एंड परपेचुएशन ऑफ ह्यूमन रेस। यानी कि ह्यूमन स्पीसीज को आगे बढ़ाने में फैमिली ही मदद करती है, क्योंकि अगर फैमिली ना हो तो धीरे धीरे क्या है, बच्चों की जो पैदाइश है यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और इसी तरह से ह्यूमन स्पीसीज एक दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक, परिवार मानव प्रजाति के प्रसार और मानव जाति के अस्थायीकरण में मदद करता है।
यानी कि मानव जाति के फैलाने में और मानव जाति जाति के स्थायीकरण में मदद करता है। अगर परिवार ना हो तो हो सकता है संतानुपत्ति ना हो, और संतानुपत्ति नहीं होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मानव जाति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक। फैमिली प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल विद एन आइडेंटिटी। ठीक। फैमिली एक इंडिविजुअल को एक आइडेंटिटी देती है। आप बोलते हैं कि मैं फला फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक। तो फैमिली प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल विद एन आइडेंटिटी। परिवार व्यक्ति को एक पहचान प्रदान करता है। तो परिवार क्या करता है? एक व्यक्ति को एक पहचान प्रदान करता है। परिवार व्यक्ति को एक पहचान प्रदान करता है। इट इज through the family that every family name is carried on from वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी कि ये फैमिली के जरिए भी होता है कि फैमिली का नेम जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचता है। परिवार के माध्यम से ही प्रत्येक परिवार का जो नाम होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है या चलता है। फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन। फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल है चिल्ड्रेन के प्रोडक्शन में और चिल्ड्रेन की अपब्रिंगिंग में। ठीक। बच्चों के उत्पादन में और बच्चों के पालन पोषण के लिए परिवार ही जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? परिवार ही जिम्मेदार होता है। ठीक। फैमिली इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये भी एक क्या है? एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, जिसको हम लोग प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन मानते हैं। ठीक। परिवार समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण एजेंट है। परिवार क्या है? समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण एजेंट है। ठीक। जिसको हम लोग प्राथमिक एजेंट मानते हैं। फैमिली इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। यानी कि फैमिली जो है कल्चर का ट्रांसमिशन भी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। सोशलाइजेशन के जरिए ही कल्चर का ट्रांसमिशन होता है। ठीक। क्लास अभी 10 मिनट पहले ही स्टार्ट हुई है तो बहुत मिस नहीं हुई है। फैमिली इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। परिवार भी सांस्कृतिक प्रसारण का एक महत्वपूर्ण एजेंट है। यानी कि सांस्कृतिक प्रसारण कौन करता है? परिवार ही करता है। परिवार एक महत्वपूर्ण एजेंट है सांस्कृतिक प्रसारण का। ठीक। और ये किस तरह से करता है? समाजीकरण के जरिए करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक। फैमिली इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। फैमिली क्या है? ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। ये आपको ताकत प्रोवाइड करता है, इमोशनल सपोर्ट आपको देता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है फॉर इट्स मेंबर। यानी कि अपने मेंबर के लिए ये इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक। परिवार अपने सदस्यों के लिए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक शक्ति का एक बड़ा स्रोत होता है। यानी कि परिवार ही ऐसा है जिसके जरिए हम भावनात्मक तरीके से और मनोवैज्ञानिक तरीके से शक्तिशाली होते हैं। ठीक। फैमिली प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल विद अ होम। फैमिली जो है एक इंडिविजुअल को होम प्रोवाइड करती है एंड एस्टेब्लिशेस एंड्योरिंग सोशल रिलेशनशिप। और सोशल रिलेशनशिप को ये इस्टेब्लिश करती है। परिवार एक व्यक्ति को एक घर प्रदान करता है और अस्थायी सामाजिक संबंध स्थापित करता है। ठीक। परिवार एक व्यक्ति को एक घर प्रदान करता है। यानी कि एक व्यक्ति के लिए परिवार ही घर होता है और अस्थायी सामाजिक संबंध स्थापित करता है, और अस्थायी सामाजिक संबंध भी ये स्थापित करता है। द फैमिली इज द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। फैमिली जो है डिवीजन ऑफ लेबर का बेसिस है, क्योंकि फैमिली में सारे लोगों का अलग अलग काम बटा हुआ होता है। वेयर ऑल मेंबर हैव देयर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ईच अदर। हर मेंबर की अपनी अपनी ड्यूटीज, अपने अपने ऑब्लिगेशन होते हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स। ठीक। परिवार श्रम विभाजन का एक आधार है, जहां सभी सदस्य के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और दायित्व होते हैं। यानी कि सारे सदस्य अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने दायित्व को एक दूसरे के प्रति निभाते हैं। ठीक।
ट्वेल्थ है, अ फैमिली फुलफिल द इकोनॉमिक नीड ऑफ इट्स मेंबर। फैमिली क्या करती है, अपने मेंबर की इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करती है, यानी कि पैसों से सपोर्ट करती है फैमिली आपको। एक परिवार अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी कि जो भी आपकी आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूरी पूर्ति कौन करता है, आपका परिवार ही करता है। ठीक, उसका उसकी पूर्ति आपका परिवार ही करता है। फैमिली इज ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी कि ये ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन के लिए, यानी कि चिल्ड्रेन के एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, फैमिली है। ठीक, परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो परिवार बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि परिवार ही है जो बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, फैमिली ऑल्सो हैज अ रिक्रिएशनल फंक्शन, यानी कि इसमें बहुत सारे रिक्रिएशनल फंक्शन होते हैं। रिक्रिएशनल यानी कि जो त्योहार वगैरह होते हैं, उन्हीं को रिक्रिएशनल कहा जाता है। ठीक, रिक्रिएशनल फंक्शन होते हैं फैमिली में। अर्लियर मोस्ट रिक्रिएशन वाज फैमिली बेस्ड, पहले जो है ज्यादातर जो रिक्रिएशनल चीजें थी, रिक्रिएशनल फंक्शन हुआ करते थे, वो फैमिली बेस्ड ही होते थे। अभी थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आने लगी। परिवार में मनोरंजन समारोह भी होता है, यानी कि मनोरंजन के लिए अलग अलग समारोह होते हैं। पहले अधिकांश मनोरंजन परिवार आधारित थे, यानी कि पहले जितने भी अधिकांश मनोरंजन थे वो परिवार पर ही आधारित थे, यानी कि परिवार ही वो मनोरंजन आपको प्रदान करता था। ठीक, तो यहाँ तक हो गया फंक्शंस ऑफ फैमिली। यहाँ तक हम लोग फंक्शंस ऑफ फैमिली कर चुके हैं। अब आते हैं टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ फैमिली। टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ फैमिली। ठीक, तो इसके अलग अलग बेस्ड हैं टाइप। अगर आप फैमिली के टाइप देखेंगे तो अलग अलग बेस पे अलग अलग टाइप है। परिवार के प्रकार या रूप तो कई आधार हैं इसके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला बेस देखेंगे बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर परिवार को कौन कौन से पार्ट्स में बांटा जा सकता है। तो दो पार्ट्स में बांट सकते हैं आप। एक आता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। ठीक, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास का परिवार। तो अब फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होता है, द फैमिली इन विच एन इंडिविजुअल इज बॉर्न इन हिज इज हिज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, यानी कि एक इंडिविजुअल जिस फैमिली में पैदा होता है वो उस फैमिली का, यानी कि उस मेंबर के लिए वो फैमिली फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होती है। जिस परिवार में एक व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति के लिए उसका वो परिवार जो है उन्मुखीकरण परिवार है, यानी कि अभिविन्यास परिवार है। ठीक, अगर किसी व्यक्ति की किसी परिवार में जन्म हुआ है तो जन्म के आधार पर उस परिवार को वो परिवार जो है वो उसका उन्मुखीकरण परिवार है या अभिविन्यास परिवार है। ठीक, दूसरा है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन क्या है, प्रजनन का परिवार क्या है, द फैमिली वेयर एन इंडिविजुअल सेटअप आफ्टर हिज और हर मैरिज, यानी कि मैरिज के बाद जहाँ पे एक इंडिविजुअल सेटअप होता है, ठीक, उसी को फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। इज हिज और हर फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, यानी कि अपनी वाइफ के साथ वो जहाँ पे एक अलग जगह पे अगर सेट हो जाता है मैरिज के बाद। ठीक, the family where an individual set up after his or her marriage is his or her family of procreation, यानी कि मैरिज के बाद वो कहाँ पे शिफ्ट होता है, वो जो फैमिली बनती है वो फैमिली उसकी है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। जिस परिवार में एक व्यक्ति अपनी शादी के बाद स्थापित होता है वो उसका संतानुपत्ति का परिवार होता है। ठीक, यानी कि स्थापित होता है, यानी कि एक व्यक्ति जिस परिवार में अपने शादी के बाद या अ, अपने शादी के बाद स्थापित हो जाता है, ठीक, वो परिवार उस व्यक्ति के लिए प्रजनन का परिवार या संतानुपत्ति का परिवार हो जाता है। ठीक, बेस्ड ऑन मैरिज, अब ये तो हो गया बेस्ड ऑन बर्थ, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। लेकिन अब आते हैं बेस्ड ऑन मैरिज, यानी कि विवाह के आधार पर।
ठीक है। बेस्ड ऑन मैरिज या विवाह के आधार पे क्या होता है, मोनोगैमस फैमिली। सबसे पहले आ जाता है मोनोगैमस फैमिली, यानी कि एक विवाही परिवार। ठीक। तो ये मैरिज के बेस पे है। दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि मोनोगैमस फैमिली में या तो एक हस्बैंड एक वाइफ होंगी, यानी कि हमेशा इसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ ही होती है, इसीलिए इसको मोनोगैमस फैमिली कहा जाता है। मैंने कल बताया था, मोनो मतलब होता है एक। ठीक। एक विवाह क्या है, इस परिवार में बच्चों सहित एक पति पत्नी होते हैं और ये एकल विवाह का आधारित है। ठीक। और ये एकल विवाह पर ही आधारित होता है। द फैमिली, दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन हस्बैंड एंड वाइफ इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन एंड इज बेस्ड ऑन मोनोगैमस मैरिज। ये मोनोगैमस मैरिज पे ही बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें वन हस्बैंड और वन वाइफ ही होती हैं और उनके चिल्ड्रेन होते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है पॉलीएंड्रस फैमिली। पॉलीएंड्रस फैमिली क्या है, बहुपतित परिवार। कल हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक। बहुपतित परिवार या पॉलीएंड्रस फैमिली, अ फैमिली मेड अप ऑफ वन वाइफ एंड मोर देन वन हस्बैंड, यानी कि एक फैमिली में अगर एक वाइफ और मोर देन वन हस्बैंड है तो उसको पॉलीएंड्रस फैमिली कहा जाता है। एंड द चिल्ड्रेन ईदर बॉर्न और अडॉप्टेड, और उसके साथ चिल्ड्रेन भी हों, चाहे बॉर्न हो चाहे अडॉप्टेड हो, विद ईच अदर वन ऑफ देम। ठीक। विद ईच वन ऑफ देम, इसी को कहा जाता है पॉलीएंड्रस फैमिली। बहुपतित परिवार क्या है, एक परिवार में जिसमें एक पत्नी है और एक से अधिक पति हों तो उसको बहुपतित परिवार कहा जाता है। और उनमें से प्रत्येक के साथ पैदा हुए या गोद लिए गए बच्चे भी होते हैं, यानी कि सिर्फ वही नहीं होते हैं बल्कि पैदा हुए बच्चे या गोद लिए हुए बच्चे भी उनके साथ होते हैं, एक बहुपतित परिवार के साथ। बेस्ड ऑन रेसिडेंस, रेसिडेंस के बेस पे फैमिली किस तरह की होती है, निवास के आधार पर फैमिली कैसी होती है, फैमिली ऑफ मैट्री लोकल रेसिडेंस। ठीक। तो जहां पे लोकल लगा हो वहां पे आप समझ जाइए कि ये रेसिडेंस की बात कर रहा है। ठीक। जहां पे लोकल लगा हो आप समझ जाइए कि ये रेसिडेंस की बात कर रहा है। ठीक। तो फैमिली ऑफ मैट्री लोकल रेसिडेंस, यानी कि व्हेन अ कपल स्टे इन द वाइफ्स हाउस, यानी कि जब एक कपल जो है अपनी वाइफ के घर रुकता है, द फैमिली इज नोन एज फैमिली ऑफ मैट्री लोकल रेसिडेंस। तो ये फैमिली किस नाम से जानती है, फैमिली जानी जाती है फैमिली ऑफ मैट्री लोकल रेसिडेंस के नाम से जानी जाती है। ठीक। मात्र स्थानिक निवास का परिवार क्या होता है, जब कोई जोड़ा पत्नी के घर में रहता है, यानी कि जब कोई जोड़ा पत्नी के घर जाकर रहता है तो परिवार को मातृ सत्तात्मक निवास के परिवार के रूप में जाना जाता है। तो वो परिवार जो है वो मातृ सत्तात्मक निवास के परिवार के रूप में जाना जाता है। ठीक। फैमिली ऑफ पैट्री लोकल रेसिडेंस। अब पैट्री लोकल क्या होता है, ठीक, पैतृक निवास का परिवार, यानी कि जब कपल जो है फादर के घर रहते हैं तो उसको पैट्री लोकल, मदर के घर रहेंगे तो मैट्री लोकल और फादर के घर रहेंगे तो पैट्री लोकल। ठीक। व्हेन अ फैमिली स्टेज इन द हाउस ऑफ हस्बैंड, यानी कि जब फैमिली जो है अपने हस्बैंड के हाउस में रहती है, ठीक, द फैमिली इज नोन एज अ फैमिली ऑफ पैट्री लोकल रेसिडेंस। ठीक। पैतृक निवास का परिवार क्या है, जब एक परिवार पति के घर में रहता है, ये एक परिवार जब जो है पति के घर में रहता हो तो उस परिवार को पैतृक निवास का परिवार या पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। ठीक। तो परिवार को पितृ स्थानीय निवास के परिवार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक। तो अगर परिवार के जो सदस्य हैं वो जाकर कहाँ रह रहे हैं, पति के घर रह रहे हैं, तो ये पितृ स्थानीय निवास के नाम से जाना जाएगा। ठीक। और अगर परिवार जो है वो वाइफ के घर जाके रह रहा है, पत्नी के घर जाके रह रहा है, तो ये मात्र स्थानीय निवास के रूप में जाना जाएगा। ठीक। हाँ, एक ही घर में दोनों रह रहे हों। फैमिली ऑफ चेंजिंग रेसिडेंस। अब चेंजिंग रेसिडेंस की फैमिली क्या होती है, जो हमेशा अपना घर बदलती रहती है। ठीक।
व्हेन अ फैमिली स्टेज इन द हस्बैंड हाउस, जब एक फैमिली जो है अपने हस्बैंड के हाउस में रहती है फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, और फिर वाइफ के घर चली जाती है एंड मूव्स टू वाइफ हाउस, स्टेज देयर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वहां पे भी कुछ दिन तक रहती हैं, एंड देन मूव्स बैक टू हस्बैंड पेरेंट्स, फिर जो है हस्बैंड के पेरेंट्स के घर चली जाती हैं और स्टार्ट लिविंग इन अनदर प्लेस, या कहीं दूसरी जगह पे रहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की फैमिली को कहा जाता है फैमिली ऑफ चेंजिंग रेसिडेंस, क्योंकि इनका घर बार बार बदल रहा है। हाँ, एक ही घर में रहते हैं, अलग अलग रूम होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक ही घर में सारे लोग रह रहे हो तो एक ही कमरा, ठीक, अलग अलग रूम होते हैं। अगर आप जो है कोई भी शादी के बाद अगर फादर के घर जाके रह रहा है तो ये पितृ स्थानीय निवास कहा जाता है, पितृ स्थानीय परिवार के नाम से जाना जाता है। सिटी से नहीं होता है, घर से होता है। ठीक, सिटी से नहीं होता है, घर से होता है। आपने क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक घर में ना हो, मदर जिस सिटी में हो उसी सिटी में रह रहे हो तो भी मैट्री लोकल होगा क्या? नहीं, तो मैट्री लोकल नहीं होगा। मैट्री लोकल मतलब उसी घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे दोनों रह रहे हैं, तभी ये माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक, निवास स्थान बदलने वाला परिवार, यानी कि जो अपना परिवार बार बार बदलता हो, अपना निवास स्थान बार बार बदलता हो, उसी को निवास स्थान बदलने वाला परिवार के नाम से जाना जाता है। जब कोई परिवार कुछ समय के लिए अपने पति के घर में रहता है और फिर पत्नी के घर चला जाता है और वहां पे भी कुछ समय के लिए वहां रहता है और फिर वापस पति के माता पिता के घर पास चला जाता है, यानी कि पति के घर चला जाता है या किसी अन्य स्थान पर चला जाता है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो बार बार अपना निवास स्थान बदल रहा है, तो इसीलिए इसको निवास स्थान बदलने वाला परिवार कहा जाता है। ठीक, निवास स्थान बदलने वाला परिवार कहा जाता है। क्या रिपीट करना है? आप टॉपिक भी डाल दिया करिए, जब भी कोई चीज रिपीट करने के लिए बोले तो टॉपिक डाल दिया करें। हाँ, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम्पल दे के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक परिवार जो है मैरिज के बाद फादर के घर जाके रह रहा है तो इस तरह के रेसिडेंस को क्या कहा जाए, इस तरह के परिवार को क्या कहा जाएगा? तो वो पैट्री लोकल फैमिली के नाम से जाना जाए। ठीक, एग्जाम्पल देके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री और डिसेंट, एंसेस्ट्री या डिसेंट के बेस पे फैमिली किन चीजों में बांटी जाती है? तो मैं आपको बता दूं, जहां पे लोकल लगा हो, जहाँ पे लोकल लगा हो तो आप ये समझ जाइए कि ये जो है रेसिडेंस की बात कर रहा है, निवास स्थान की बात कर रहा है। ठीक, निवास स्थान की बात कर रहा है, ठीक, जहाँ पे लोकल लगा हो। तो मैट्री लोकल यानी कि माँ के घर पे जाके रह रहे हैं, पैट्री लोकल यानी कि फादर के घर पे जाके रह रहे हैं। अब यहाँ पे एंसेस्ट्री और डिसेंट, जब एंसेस्ट्री और डिसेंट पूछता है तो लास्ट में लीनियर लगा होता है। ठीक, मैट्रिलिनियर एंड पैट्रिलिनियर। ठीक, मैट्रिलिनियर यानी कि जब एंसेस्ट्री और डिसेंट जो है माँ की तरफ से काउंट की जाती हो तो इसको मैट्रिलिनियर फैमिली कहा जाता है, और पैट्रिलिनियर अगर डिसेंट या एंसेस्ट्री जो है फादर की तरफ से काउंट होती हो तो इसको पैट्रिलिनियर फैमिली कहा जाता है। ठीक, तो मैट्रिलिनियर फैमिली क्या है? व्हेन एंसेस्ट्री और डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द फीमेल लाइन, जब फीमेल लाइन से यानी कि माँ की तरफ से एंसेस्ट्री और डिसेंट जो है वो क्लेम की जाती हो तो इसको, या एंसेस्ट्री या डिसेंट क्या है? आपका जो खानदान है वो किससे जोड़ा जाता है, फादर की तरफ से या माँ की तरफ से? अगर माँ की तरफ से जोड़ा जाता है तो ये मैट्रिलिनियर फैमिली कहलाएगा। ठीक, और थ्रू द मदर साइड यानी कि मदर के साइड से जोड़ा जाता है, द फैमिली इज कॉल्ड मैट्रिलिनियर फैमिली, तो इस फैमिली को मैट्रिलिनियर फैमिली कहा जाता है। वंश के आधार पर अगर देखा जाए, यानी कि वंश कहाँ से जोड़ा जाता है, किस तरफ से आप वंश जोड़ते हैं अपना। ठीक, तो मात्र सत्तात्मक परिवार क्या होता है? जहाँ पे वंश जो है स्त्री रेखा के माध्यम से होता है,
या मातृ पक्ष के माध्यम से होता है, यानी कि माता के पक्ष के माध्यम से होता है। माँ की तरफ से वंश अगर जोड़ा जाता है तो इसको मातृ सत्तात्मक परिवार के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो वो परिवार जो है मातृ सत्तात्मक परिवार के रूप में जाना जाता है। पैट्रीलिनियर फैमिली क्या है? मैंने बताया लीनियर लगा है तो क्या हो जाएगा, एंसेस्ट्री और डिसेंट की बात की जा रही है। मैट्री लगा है तो माँ, और पैट्री लगा है तो फादर। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अ फैमिली इन विच द अथॉरिटी इज कैरिड डाउन द मेल लाइन, यानी कि जब एंसेस्ट्री और डिसेंट जो है वो मेल लाइन से देखी जाए तो इसको पैट्रीलिनियर फैमिली कहा जाता है। एंड डिसेंट इज ट्रेस थ्रू द मेल लाइन, और डिसेंट भी जो है मेल लाइन से ट्रेस किया जाता हो, और द फादर साइड या फादर की साइड से ट्रेस किया जाता हो तो इसको पैट्रीलिनियर फैमिली कहा जाता है। ठीक, पितृसत्तात्मक परिवार क्या है? एक परिवार जिसमें अधिकार पुरुष रेखा से नीचे तक जाता है, यानी कि पुरुष रेखा से ही जाता है। ठीक, और वंश पुरुष रेखा या पिता के पक्ष के माध्यम से ही पता लगाया जाता है। इनका वंश जो है पुरुष रेखा से या पिता के माध्यम से पता लगाया जाता है, तो इसको पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। तो ये एक पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। ठीक, तो ये एक पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। बेस्ड ऑन अथॉरिटी, अथॉरिटी के बेस पे देखिए, जब भी अथॉरिटी पूछा जाएगा तो अर्कल लगा होगा। ठीक, अर्कल लगा है मतलब अथॉरिटी समझ जाइए आप। ठीक, जब भी अर्कल लगा हो यानी कि अथॉरिटी। ठीक, मैट्रियर्कल यानी कि अगर अथॉरिटी माँ के पास है तो मैट्रियर्कल फैमिली, अथॉरिटी फादर के पास है तो पैट्रियर्कल फैमिली। ठीक, मैट्रियर्कल फैमिली क्या है? इन दिस फैमिलीज अ वुमेन इज हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि वुमेन के पास पूरी अथॉरिटी होती है और वो हेड ऑफ द फैमिली होती है। एंड अथॉरिटी इज वेस्टेड इन हर, और इसी के पास पूरी अथॉरिटी होती है, तो इसको कहते हैं मैट्रियर्कल फैमिली। ठीक, प्राधिकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है? अगर एक परिवार में एक महिला परिवार की मुखिया होती है और अधिकार उसी के पास होता है तो इसको मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है, या मातृ प्राधिकरण परिवार कहा जाता है। ठीक, मातृ प्राधिकरण परिवार कहा जाता है, जहाँ पे माँ के पास ही पूरा अधिकार हो, माँ की ही पूरी चलती हो। ठीक, और माँ ही मुखिया हो घर की, तब जो है ये मातृ सत्तात्मक परिवार या मातृ प्राधिकरण परिवार कहलाता है। ठीक, तो लगभग सारे ऐसे ही होते हैं, माँ की ही चलती है घर में। ठीक, तो सारे परिवार जो है मातृ प्राधिकरण ही होते हैं लगभग। पैट्रियार्कल फैमिली जहाँ पे फादर की चलती हो तो थोड़ा बहुत फैमिली में, ठीक, वैसे चलती तो नहीं है लेकिन अगर चलती हो तो उसको पैट्रियार्कल फैमिली कहेंगे, पितृसत्तात्मक परिवार कहेंगे। इन पैट्रियार्कल फैमिली द हेड ऑफ द फैमिली इज मेल। अब यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? मेल होता है। एंड अथॉरिटी इज वेस्टेड इन हिम, और इसी के पास और मेल के पास ही अथॉरिटी होती है। पितृसत्तात्मक परिवार में परिवार का मुखिया पुरुष होता है और अधिकार उसी में निहित होता है, यानी कि जो मुखिया है उसी के पास अधिकार होता है और मुखिया जो है वो पुरुष होता है, तो इसको पितृसत्तात्मक या पितृ प्राधिकरण परिवार कहा जाता है। ठीक, पितृ प्राधिकरण परिवार के रूप में जाना जाता है। नहीं, पिता रहेगा तभी तो उसके पास अथॉरिटी रहेगी, अगर पिता नहीं है तो अथॉरिटी कैसे उसके पास रहेगी? अब पिता हो, अगर पिता है तो पिता के पास वो पिता हेड ऑफ द फैमिली होगा, अगर पिता नहीं है तो हस्बैंड होगा। यानी कि अगर मेल के पास अथॉरिटी है तो ये पैट्रियर्कल फैमिली कहलाएगी। अगर मेल के पास अथॉरिटी नहीं है, फीमेल के पास है तो मैट्रियर्कल कहलाएगी। मैट्री मतलब फीमेल होता है, पैट्री मतलब मेल होता है। ठीक, ये पैट्री मतलब फादर मत समझ लीजिए। ठीक, फादर की तरफ से मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि फादर ही मेल होता है और मदर फीमेल होती है एक फैमिली में। ठीक, मैट्रियर्कल में फादर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं।
अगर मैट्रियार्कल में अथॉरिटी माँ के पास है तो फिर वो मैट्रियार्कल फैमिली ही कहलाएगी। ठीक, हस्बैंड है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, हेड ऑफ द फैमिली वही है और उसी के पास पूरी अथॉरिटी है तो मैट्रियार्कल फैमिली कहलाएगी। ठीक, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशन, रिलेशन के बेस में अगर देखा जाए तो कंजुगल फैमिली हो सकती है। ठीक, रिलेशन यानी कि किस तरह से संबंधित है आपस में, तो कंजुगल, कंजुगल मतलब मैंने बताया था। ठीक, कंजुगल मतलब क्या होता है, जहां पे सेक्सुअल रिलेशनशिप होता हो। ठीक, संबंधों की प्रकृति के आधार पे अगर देखा जाए तो वैवाहिक परिवार, कंजुगल मतलब होता है वैवाहिक, यानी कि जो मैरिज के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, हाँ, फादर हो या हस्बैंड हो इससे मतलब नहीं है, अथॉरिटी माँ के पास है या फीमेल के पास है। ठीक, और उसी के पास वही जो हेड ऑफ द फैमिली है तो मैट्रियर्कल फैमिली कहलाएगी। The conjugal family is made up of adult among whom there is a sexual relationship. Conjugal family क्या है, एक ऐसे एडल्ट से बनती है जिनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है। ठीक, वैवाहिक परिवार क्या है, संयुग्मित परिवार वयस्कों से बना होता है। ठीक, इसको हम वैवाहिक परिवार को संयुग्मित परिवार भी कहते हैं। ये वयस्कों से बना होता है जिनके बीच में यौन संबंध होते हैं, जिनके बीच में क्या होते हैं, यौन संबंध होते हैं। ठीक, और कॉन्सिग्यूइन फैमिली क्या है, कॉन्सिग्यूइन मतलब मैंने बताया था ब्लड, जो आपस में ब्लड रिलेशन से जुड़े हों उसको कॉन्सिग्यूइन फैमिली कहा जाता है। सजातीय परिवार क्या होता है, अ कॉन्सिग्यूइन फैमिली इज मेड अप ऑफ मेंबर एमंग हुम अ ब्लड रिलेशन एग्जिस्ट, यानी कि ऐसे मेंबर होते हैं इन फैमिली में जिनके बीच में ब्लड रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसको कॉन्सिग्यूइन फैमिली कहा जाता है। और दोज हु आर कंसेंगुइनियल किन, यानी कि जो ब्लड रिलेशन में आपस में ब्लड के थ्रू रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं लोगों का परिवार कंसेंगुइन फैमिली कहलाता है। दैट इज अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स, जिसमें पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग होते हैं, ठीक, चिल्ड्रेन होते हैं, इसी को कंसेंगुइन फैमिली कहा जाता है। एक सजाती परिवार क्या होता है, एक सजाती परिवार उन सदस्यों से बना होता है जिनके बीच में एक रक्त संबंध मौजूद होता है, यानी कि जिनके बीच में एक रक्त संबंध मौजूद होता है, रक्त के संबंध के थ्रू ये जुड़े हुए होते हैं, या जो सजातीय रिश्तेदार होते हैं, या जो रक्त के बेस पे, रक्त के आधार पे ही रिश्तेदार होते हैं। यानी एक परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे या भाई बहन हो। ठीक, एक परिवार जिसमें माता पिता बच्चे या भाई बहन हो तो उसको सजातीय परिवार कहा जाता है। ठीक, बेस्ड ऑन स्टेट और स्ट्रक्चर, स्टेट और स्ट्रक्चर के बेस पे अगर देखा जाए तो फैमिली को अलग अलग पार्ट्स में बांटा जा सकता है। अवस्था या संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, जिसमें सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन होते हैं। ठीक, अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, नेचुरल और अडॉप्टेड, यानी कि एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके बच्चे, चाहे नेचुरल हो चाहे अडॉप्टेड हो, अगर एक साथ रह रहे हैं तो उसको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। एकल परिवार क्या है, एकाकी परिवार, एकल परिवार को एकाकी परिवार भी कहा जाता है। एक छोटा समूह है जिसमें एक पति होता है, एक पत्नी होती है और बच्चे होते हैं। प्राकृतिक रूप से या तो बच्चे हों या गोद लिए हुए बच्चे हों, दोनों लोग जो है एकाकी परिवार या एकल परिवार के हिस्सा माने जाएंगे। ठीक, जॉइंट फैमिली आती है, संयुक्त परिवार क्या होता है, जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन, इसमें 3 जनरेशन होती है तकरीबन, लिविंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ, यानी कि 3 जनरेशन एक साथ एक रूफ में रहती हूँ, एक छत के नीचे रहती हूँ, शेयरिंग द सेम किचन, जिनका सेम किचन हो, एंड पर्स और इकोनॉमिक एक्सपेंसेस, और उनका जो इकोनॉमिक एक्सपेंसेस है वो एक ही आदमी, मतलब वो भी ये लोग शेयर कर रहे हो तो इसको जॉइंट फैमिली कहा जाता है। संयुक्त परिवार क्या है, एक संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ियां होती हैं। ठीक, एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं, एक ही रसोई और पर्स या अधिक आर्थिक खर्च साझा करते हैं। एक ही रसोई ये साझा करते हैं और जो आर्थिक खर्च होता है ये भी आपस में साझा करते हैं। ठीक,
कंजुगल कहते हैं जो मैरिज के बेस पे हो। कंजुगल कहते हैं जो मैरिज के बेस पे हो। कंजुगल मतलब ही होता है मैरिज, सेक्सुअल रिलेशन। कंजुगल मतलब सेक्सुअल रिलेशन, तो मैरिज के थ्रू सेक्सुअल रिलेशन होता है। ठीक। और कॉन्सेंगुइन, कॉन्सेंगुइन मतलब होता है ब्लड, यानी कि कॉन्सेंगुइन फैमिली अगर आप बात करते हैं तो यानी कि ऐसी फैमिली जिनके आपस में रिश्ते ब्लड के थ्रू जुड़े हुआ हो। ठीक। जैसे एक फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता है, हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता है वो क्या है, कंजुगल फैमिली का रिश्ता है। ठीक। और हस्बैंड एंड वाइफ और उनके बच्चे, इनका जो रिश्ता है वो कंसेंगुइन फैमिली का रिश्ता है, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं आपस में। ठीक। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, उसके बाद आता है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, प्रजनन का परिवार, ये तो हम लोग कर चुके हैं। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ओरिएंटेशन कहते हैं जिसमें एक आदमी पैदा होता है, प्रोक्रिएशन जो जिसमें वो शादी के बाद रहता हो। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद आता है मार्जिनलाइजेशन, सीमांतीकरण। मार्जिनलाइजेशन या सीमांतीकरण क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक फैमिली में दोनों चीजें हो सकती हैं। एक फैमिली में दोनों चीजें हो सकती हैं। हस्बैंड एंड वाइफ की जो फैमिली है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो इनका जो रिलेशन होगा वो कंजुगल रिलेशन होगा, और इन सबको जोड़ के बच्चों को भी जोड़ देंगे तो ये कॉन्सेंगुइन फैमिली हो जाएगी, क्योंकि सारे लोग आपस में ब्लड से जुड़े हुए हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन कहते हैं किसी को हाशिए पर ले जाके खड़ा कर देना। जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं, यानी कि अगर किसी को कहें कि इकोनॉमिकली ये मार्जिनलाइज्ड है या एजुकेशनली ये मार्जिनलाइज्ड है, तो एजुकेशनली मार्जिनलाइज्ड मतलब उसके पास एकदम से एजुकेशन नहीं है या बहुत ही थोड़ा एजुकेशन है। इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड है यानी कि इनके पास पैसे नहीं है या बहुत ही कम है, इसी को मार्जिनलाइज्ड कहा जाता है, जो हाशिए पे होते हैं। ठीक। मार्जिनलाइजेशन आल्सो रिफर्स टू एज सोशल एक्सक्लूजन। मार्जिनलाइजेशन को सोशल एक्सक्लूजन भी कहा जाता है, और ये कब होता है? अकर्स व्हेन सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल गेट डिनाइड एक्सेस टू एरिया ऑफ सोसाइटी। यानी कि जब कुछ ग्रुप जो है उनको कोई एरिया ऑफ सोसाइटी को एक्सेस करने से डिनाई कर दिया जाता है, मना किया जाता है, तो मार्जिनलाइजेशन होता है। यानी कि आपको कोई सर्विसेज लेने से मना कर दिया जाता है तो आप क्या हो गए? मार्जिनलाइज्ड हो गए। ठीक। सीमांतीकरण क्या है या हाशियाकरण क्या होता है? सीमांतीकरण या हाशियाकरण, जिसे सामाजिक बहिष्कार भी कहा जाता है, तब होता है जब लोगों के कुछ समूह को समाज के क्षेत्र तक पहुंचने से वंचित किया जाता है, यानी कि समाज से उनका बाइकाट किया जाता है, समाज से उनको बाहर उनका बहिष्कार कर दिया जाता है, तो इसी को सीमांतीकरण कहा जाता है। ठीक। Many factors can lead to this denial of access to institutions and opportunities, including historical bias and lack of funding. ठीक। अब कई फैक्टर हो सकते हैं कि आपने कोई सर्विसेज लेने से उनको मना कर दिया। ठीक। इंस्टीट्यूशन एंड अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल बायस, या तो हिस्टोरिकल बायस हो सकता है या लैक ऑफ फंडिंग, पैसा ना होना भी हो सकता है। ऐतिहासिक पूर्वग्रह और धन की कमी सहित कई कारक स्थानों और अवसरों पर पहुंच से इनकार कर सकते हैं। ठीक। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिटी was first introduced by रॉबर्ट पार्क। तो आपसे अगर पूछता है कि सबसे पहले मार्जिनलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये रॉबर्ट पार्क ने किया था। सीमांता या सीमांतिकरण या हाशियाकरण की अवधारणा जो है सबसे पहले रॉबर्ट पार्क द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि किसके द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। Marginalization is a symbol that refers to process by which individual beyond group are kept or pushed beyond the edges of the society। यानी कि मार्जिनलाइजेशन क्या है? एक ऐसा सिंबल है जिसके जरिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल को एक एज ऑफ द सोसाइटी पर रखा जाता है, वहां तक ढकेल दिया जाता है, यानी कि बहुत निचले स्तर तक उनको ढकेल दिया जाता है, तो इसी को मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है।
हाशियाकरण या सीमांतीकरण कहा जाता है। एक प्रतीक है जो उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनके द्वारा समूह से परे व्यक्तियों को समाज के किनारों पर रखा जाता है या परे ढकेल दिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है या बहुत ही समाज के किनारों पर रखा जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक, तो ऐसे लोगों के समूह को कहा जाता है कि वो हाशियाकरण पे है या सीमांतीकरण पे है। ठीक, पीटर लिनार्ड ने किस तरह से डिफाइन किया है मार्जिनलिटी को? ही डिफाइंड मार्जिनलिटी एज बीइंग आउटसाइड द मेन स्ट्रीम, यानी कि मेन स्ट्रीम से बाहर होना मार्जिनलिटी कहलाता है। ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड सोशल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिव एंड सोशल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में अगर आप मेन स्ट्रीम में नहीं है, मेन स्ट्रीम से बाहर है, तो इसको मार्जिनलिटी कहा जाता है। पीटर लियोनार्ड ने कहा है कि सीमांतता या हाशियाकरण क्या है? उत्पादक गतिविधि गतिविधि या सामाजिक प्रजनन गतिविधि की मुख्य धारा से बाहर होना के रूप में परिभाषित किया है। यानी कहते हैं कि अगर उत्पादक गतिविधि या सामाजिक प्रजनन गतिविधि से कोई व्यक्ति जो है इन दोनों की मुख्य धारा से बाहर हो जाए तो उसको सीमांतता कहा जाता है या मार्जिनलिटी कहा जाता है या हाशियाकरण कहा जाता है। ठीक, लैटिन ऑब्जर्व दैट, लैटिन ने किस तरह से डिफाइन किया है मार्जिनलिटी को? मार्जिनलिटी इज सो थॉरली डिमीनिंग फॉर इकोनॉमिक वेलबींग, यानी कि इकोनॉमिक वेलबींग को डिमीन करना, यानी कि किसी को डिनाई करना उसके लिए। फॉर ह्यूमन डिग्निटी एज वेल एज फॉर फिजिकल सिक्योरिटी, ह्यूमन डिग्निटी के लिए और फिजिकल सिक्योरिटी के लिए। लैटिन का मानना है कि सीमांतता आर्थिक भलाई के लिए या मानवीय गरिमा के साथ साथ शारीरिक सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से अपमानजनक है। ठीक, मार्जिनल ग्रुप कैन ऑलवेज बी आइडेंटिफाइड बाय मेंबर ऑफ डोमिनेंट सोसाइटी। तो कहते हैं कि जो मार्जिनल ग्रुप है उसको डोमिनेंट सोसाइटी के मेंबर के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड विल फेस इररिवोकेबल डिस्क्रिमिनेशन, और इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है जो इररिवोकेबल होता है, जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता है। ठीक, सीमांतता समूह को हमेशा प्रमुख समाज के सदस्यों द्वारा पहचाना जा सकता है और उन्हें अपरिवर्तनीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो सीमांतता पे होते हैं, सीमांत पे होते हैं, जो हाशिए पे होते हैं, उनको बहुत सारे अपरिवर्तनीय भेदभाव से के साथ झेलना पड़ता है। ठीक, सोमर्स ने किस तरह से डिफाइन किया है मार्जिनलिटी को? सोशल इकोनॉमिक मार्जिनलिटी इज अ कंडीशन ऑफ सोशियो स्पेशल स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? सोशल स्पेशल स्ट्रक्चर की कंडीशन है एंड प्रोसेस इन विच कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी एंड स्पेस इन अ टेरिटोरियल यूनिट आर ऑब्जेक्ट टू लैग बिहाइंड एन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल well-being compared with average condition in the territory as a whole। यानी कि अगर एक व्यक्ति जो है एक समाज में रह रहा हो, ठीक, और वो एक्सपेल कर दिया जाता है, यानी कि वो हाशिए पे चला जाता है, अगर ये कहेंगे कि वो मार्जिनलाइज है, तो क्या होता है? तो हम हर आदमी से, हर व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छे लेवल पे जाके वो परफॉर्म करे। अगर वो लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा है इकोनॉमिक बेसिस पे भी, पॉलिटिकल बेसिस पे भी या सोशल बेसिस पे भी, तो इसको मार्जिनलिटी कहा जाता है कंपेयर्ड विद एवरेज कंडीशन इन द टेरिटरी एज अ होल। तो कंपेयर करना होगा कि उस टेरिटरी में कितने लोग जो है उनकी एवरेज कंडीशन क्या है। पता चला सारे लोग गरीब हैं तो सारे लोग तो मार्जिनल नहीं हो सकते। ठीक, तो पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि वहां पे कितने लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं, फिर आप मार्जिनलिटी का कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सोमर्स ने किस तरह से परिभाषित किया है सामाजिक आर्थिक सीमांतता या हाशियाकरण? सामाजिक स्थानिक संरचना और प्रक्रिया की एक स्थिति है। तो ये क्या है? सामाजिक स्थानिक संरचना की या प्रक्रिया की एक स्थिति है जिसमें एक क्षेत्रीय इकाई में समाज और स्थान के घटकों को औसत स्थितियों की तुलना में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कल्याण में प्रदर्शन के अपेक्षित
स्तर से पीछे रखा जाता है समग्र रूप से क्षेत्र में। ठीक, तो क्या है कि एक व्यक्ति को पीछे रख दिया जाता है ताकि वो आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक रूप से आगे ना बढ़ पाए। ठीक, उनकी स्थिति जो है बहुत खराब हो इस इन सब पहलुओं में, तो उसी को कहा जाता है हाशियाकरण या सीमांतीकरण। ठीक, थ्री टाइप ऑफ मार्जिनलाइजेशन, यही मार्जिनलाइजेशन करके हम लोग लीव करेंगे क्लास। थ्री टाइप ऑफ मार्जिनलाइजेशन क्या है, हाशियाकरण के तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन यानी कि पैसे की बिना पे किसी को मार्जिनलाइज कर देना कि उसके पास एकदम से पैसे ना हो या बहुत थोड़े हो। आर्थिक हाशियाकरण यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, एक आदमी की आर्थिक स्थिति हो सकता है सही हो, लेकिन पॉलिटिक्स में उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तब भी वो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन कहलाएगा। राजनीतिक हाशियाकरण यानी कि उसके पास आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, लेकिन उसके पास कोई भी राजनेता नहीं है जो उसकी बात, उसके पास कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इसको कहेंगे राजनीतिक हाशियाकरण। सोशल मार्जिनलाइजेशन यानी कि समाज में क्या स्थिति है आपकी, सामाजिक हाशियाकरण, उसमें आप बहुत लोअर पोजीशन में है, तो इसको सामाजिक हाशियाकरण कहा जाता है। तो ये तीन टाइप का मार्जिनलाइजेशन है, ईपीएस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। ठीक, तीन तरह का हाशियाकरण का तीन प्रकार है। आरएस, आरएस यानी कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। थ्री कॉजेज ऑफ मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन की वजह क्या है, हाशियाकरण के कारण क्या है? डिस्क्रिमिनेशन बायस, जो डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस होती है वो एक मेन वजह है मार्जिनलाइजेशन की। भेदभाव और पक्षपात जो है वो मेन वजह है हाशियाकरण के कारण की। उसके बाद है पॉवर्टी, गरीबी की वजह से लोग जो है हाशिए पे चले जाते हैं यानी कि मार्जिनलाइज हो जाते हैं। ठीक, खास तौर से इसमें कौन सा मार्जिनलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन होता है, आर्थिक हाशियाकरण होता है गरीबी की वजह से। ठीक, स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज, ठीक, संरचनात्मक नुकसान भी हो सकता है जिसकी वजह से मार्जिनलाइजेशन हो सकता है। ठीक, थ्री इफेक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण के तीन प्रभाव कौन कौन से हैं? तो लिमिटेड टैलेंट पूल यानी कि बहुत लिमिटेड टैलेंट पूल आपको मिल सकता है अगर लोग मार्जिनलाइज रहेंगे। सीमेंट टैलेंट पूल मिल सकता है। क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक, आपराधिक गतिविधि बहुत बढ़ सकती है अगर आप किसी व्यक्ति को मार्जिनलाइज में रख देंगे, धकेल देंगे मार्जिनलाइजेशन की तरफ, तो क्रिमिनल एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, हो सकता है चोरी या डकैती करने लगे वो। ठीक, मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर कोई आदमी मार्जिनलाइज हो जाता है, तो मेंटल हेल्थ इशू बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक, ये है थ्री इफेक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन। अब थ्री वेज टू एड्रेस मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन को कैसे खत्म किया जा सकता है उसके तीन तरीके, हाशियाकरण को संबोधित करने के तीन तरीके यानी कि उसको खत्म करने के तीन तरीके कौन से हैं? टेक पॉलिटिकल एक्शन, एक पॉलिटिकल एक्शन लेना चाहिए यानी कि जो नेता लोग हैं वो आपस आपस में एक डिसीजन ले, एक एक्शन ले। एक राजनीतिक कार्रवाई होनी चाहिए हाशियाकरण को खत्म करने के लिए। लर्न अबाउट मार्जिनलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं मार्जिनलाइजेशन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, तो हो सकता है आप मार्जिनलाइज होने से बच जाएं। हाशियाकरण और उसके प्रभाव के बारे में अगर आपको पता है तो हो सकता है कि आप मार्जिनलाइज होने से यानी कि हाशियाकरण होने से या सीमांत होने से आप बच जाएं। इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, पब्लिक सर्विसेज पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए तो मार्जिनलाइजेशन कम हो जाएगा। बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं में निवेश बढ़ा दिया जाना चाहिए, तब जो है टैलेंट पूल मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग नहीं मिल पाते हैं। ठीक, लिमिटेड टैलेंट पूल, सीमेंट टैलेंट पूल होते हैं यानी कि बहुत कम लोग टैलेंटेड मिलते हैं अगर मार्जिनलाइजेशन होता है तो। ठीक, तो ये तीन तरीके हैं, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं में निवेश निवेश करना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फैमिली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मार्जिनलाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक,
और भी कोई क्वेश्चन है अगर आपके तो कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। फास्ट पूछना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप तो फास्ट पूछिए। नहीं है कोई क्वेश्चन तो लीव करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। मार्जिनलाइजेशन से क्वेश्चन जनरली कभी एक आ जाता है, एक ही क्वेश्चन आते हैं, कभी वो भी नहीं आता है, ठीक है। तो है इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो एक क्वेश्चन मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो मार्जिनलाइजेशन से आता ही है, कभी कभी नहीं आता है। ओके फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। हाँ क्लास होगी आपकी ना 9 बजे से, पेपर वन की। पेपर वन की क्लास रहती है 9 बजे से आप लोग की। चलिए आपने बोल दिया तो एक बार इस पे भी बात कर लेते हैं थोड़ा 2 मिनट, क्योंकि हो सकता है कि डेली हम लोगों को आ, पहले आप लोग बताइए 9 बजे क्लास रहती है आप लोग की कि नहीं पेपर वन की। पेपर वन जिनके पास है वो बताएं कि पेपर वन की क्लास 9 बजे रहती है कि नहीं। फैमिली से हमेशा फिक्स क्वेश्चन दो तो आते ही हैं, ठीक 3 भी हो सकते हैं, ठीक, लेकिन 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हाँ तो इसी वजह से 1 आवर की क्लास हो रही है, क्योंकि आपकी पेपर वन की क्लास होती है, ठीक, और संडे में नहीं होती है तो इसीलिए नहीं करते। किसी पे भी होती हो वो, अगर हम लोग क्लास लेंगे तो आप वो अटेंड नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।